नमस्कार साथियों, मैं पालीवाल सर एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली 2 क्लासों में अपन ने जो है वो सामाजिक विज्ञान के पाठ का अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में अपन उनसे जुड़े हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और साथ ही ये जो प्रश्न है वो राजस्थान और अन्य जो इंडिया लेवल की भर्ती है उनमें भी इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सारे के सारे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने इनमें से छांटे हैं। उनकी अपन यहाँ व्याख्या पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि वे दोनों तरफ से जो है वो बच्चों को फायदा पहुंचा सके। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, सारे के सारे पूछे जाते हैं। विशेषकर राजस्थान की परीक्षाओं में तो आपको पता है कि राजस्थान की परीक्षाओं में इन प्रश्नों को निश्चित तौर पर जो किताबें हैं उन किताबों में से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा है, तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में सामाजिक का जो पेपर है उसमें इतिहास का जो पोर्शन है उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर से आपके लिए ये जो 30 प्रश्न है वो रामबाण औषधि का काम कर सकते हैं। परीक्षा में निश्चित तौर से इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो आज अपन इन प्रश्नों के माध्यम से शुरुआत करते हैं। 2 क्लासें अपन ने पढ़ी है तो उनमें से क्या क्या प्रश्न अपन ने किए हैं आप निश्चित तौर से इन प्रश्नों का आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर दें कि क्या इनका उत्तर होगा। तो आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, पूरी व्याख्या के साथ मेरे द्वारा आपको समझाया जाएगा कौन सा प्रश्न किस प्रकार का है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। मैं एक बार पुनः आपके पीछे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, वेलकम टू ऑल पालीवाल सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और इस कार्य के लिए सबसे पहले मैं शिवरतन को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने जो है वो ये PDF तैयार की है। तो शिवरतन को बहुत बहुत धन्यवाद PDF तैयार करने के लिए। अब अपन जो है वो प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में आप उत्तर बताएं कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। अगर मैं बात करूं आपसे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मैं ये जो पेन है वो चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ब्लैक जो है उसमें वो साथ में दिखाई दे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया एक ऐसा आंदोलन था जिसकी शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी, यानी नमक यात्रा के माध्यम से गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिए थे और उसके साथ बहुत सारी समस्याएं थी। इसको लेकर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा था। उस 11 सूत्री मांग पत्र में एक मांग यह भी थी कि नमक पर जो आपने काला कानून बनाया है, जो नमक कानून बनाया है जिसके तहत भारतीय नए नमक का व्यापार कर सकते हैं और नए नमक का निर्माण कर सकते हैं, उस काले कानून को आप तुरंत प्रभाव से समाप्त करें। ऐसा जो है वो गांधी जी ने मांग की थी। लेकिन गांधी जी की इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो गांधी जी ने नमक यात्रा के साथ 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। यह कितना भयंकर आंदोलन रहा था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दिया था। गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी। लगभग 240 किलोमीटर लंबी ये यात्रा गांधी जी ने पूरी की थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। तो प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा के माध्यम से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा या नमक यात्रा के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और यह शुरुआत कब हुई थी? 1930
1930 ईस्वी में हुई थी। तो मैं लिख देता हूं, गांधी जी ने दांडी यात्रा या नमक यात्रा के माध्यम से इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा या नमक यात्रा के माध्यम से इस आंदोलन की शुरुआत की थी। पूरे भारत में बहुत ही खतरनाक तरीके से यह आंदोलन फैला था। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी। अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? मैं आपको बता देता हूं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है 1914 ईस्वी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के मध्य यूरोप में लड़ा गया था। विश्व में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 और समाप्ति 1918 किन किन के मध्य हुआ था? मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के मध्य जो है वो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध जो है उसमें मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस जो है वो मुख्य देश थे और सोवियत संघ भी उनका साथ दे रहा था। और दूरी राष्ट्र में जो है वो अन्य जो इटली, जर्मनी जैसे देश थे वो दूरी राष्ट्र के सदस्य थे, जिनमें तुर्की भी एक था। तुर्की के बारे में अपन ने खिलाफत आंदोलन के दौरान पढ़ा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में लिख देता हूं यहां, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया। अगला, यह युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? मित्र राष्ट्र में था इंग्लैंड, यूके लिख देता हूं, फ्रांस और अब वर्तमान का रूस, तथा दूरी राष्ट्र ये जर्मनी, इटली और तुर्की। यह युद्ध मित्र राष्ट्र तथा दूरी राष्ट्र के मध्य लड़ा गया। तो ये प्रथम विश्व युद्ध है। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। इसके साथ साथ एक प्रश्न और आपको यहां बता देता हूं, विश्व में 2 विश्व युद्ध हुए हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध का भी आपको बता देता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब लड़ा गया? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य लड़ा गया। 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो 2 विश्व युद्ध हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918,
द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य लड़ा गया था। और प्रश्न यह पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो 1914 में। आप ऑप्शन देखिए, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, 1918 में समाप्त हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब बात, द्वितीय विश्व युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के मध्य ही लड़ा गया। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रथम विश्व युद्ध से अमेरिका दूर रहा था। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका लड़ रहा था। और आपको ध्यान होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है वो परमाणु बम गिरवाए थे। ये 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जो है वो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरवाए थे। ये जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध की घटना है। और जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया था, जबकि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग नहीं लिया था। वो दूर से ही जो है वो प्रथम विश्व युद्ध को देख रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के मध्य, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जो है वो टाइप करके बताइए कि महात्मा गांधी कब जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस पर यदि अपन चर्चा करें तो अपन बहुत चर्चा कर चुके हैं पिछली 2 क्लास में कि गांधी जी जो है वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, बाद में उनकी नौकरी लग गई, नौकरी करने दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां से 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। तो इस प्रश्न का उत्तर है 1915। तो मैं लिख देता हूं, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। पहली बात कि गांधी जी भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। अब बात ये आती है कि अब वर्तमान में 9 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? वर्तमान में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी वे प्रवासी जो भारत से बाहर रहते हैं उनके लिए उनको भारत में बुलाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है और उनसे आशा की जाती है कि वे भारत में निवेश करें। भारत में एक जो है वो संवैधानिक जानकार थे, कानून के तकड़े वकील थे, लक्ष्मी मल सिंघवी, जिन्हें LM संघवी कहा जाता है। LM संघवी ने यह सिफारिश की थी 2003 में कि भाई जो है वो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाए। तो LM संघवी के दिमाग की उपज माना जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2003 से हुई थी। तो लिख देता हूं मैं, 9 जनवरी को 2003 से भारत में भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और भारतीय प्रवासी दिवस मनाने का सुझाव LM संघवी ने दिया। तो
भारतीय प्रवासी दिवस मनाने का सुझाव दिया था? एल एम संघवी ने। यह प्रश्न ध्यान में रखना कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। यह तो साधारण सा प्रश्न है। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। एग्जैक्ट डेट 9 जनवरी 1915 है और 9 जनवरी को भारत में 2003 से भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय प्रवासी दिवस मनाने का सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव दिया था एल एम संघवी साहब ने, जो जाने माने वकील है, उन्होंने यह सुझाव दिया था। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को, तो इसका आंसर हो गया 1915। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जल्दी से आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि गांधी जी ने भारत में पहला किसान आंदोलन कहां चलाया? गांधी जी ने भारत में पहला किसान आंदोलन कहां चलाया? फटाफट आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और आपको मैं 5 सेकंड का और टाइम दे देता हूं। जल्दी से आप लिखिए कमेंट बॉक्स में कि गांधी जी ने भारत में पहला किसान आंदोलन कहां चलाया। तो गांधी जी ने भारत में 1915 में गांधी जी भारत आए। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला किसान आंदोलन कहां चलाया? गांधी जी ने अपना पहला किसान आंदोलन चलाया चंपारण में। तो इस प्रश्न का उत्तर है चंपारण। चंपारण के किसान जो है वो नील की खेती किया करते थे। नील की खेती किया करते थे और उन पर एक तिनकटिया पद्धति लागू थी। इस तिनकटिया पद्धति के माध्यम से जो है वो किसानों का अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जाता था और साथ ही उन्हें नील की फसल का पूरा पेमेंट भी नहीं दिया जाता था। एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये चंपारण जो है वो बिहार में है। तो चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और उन्होंने चंपारण के किसानों की व्यथा जो है वो गांधी जी को बताई और यहां से गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया। और ये जो चंपारण आंदोलन है वो गांधी जी का सफल रहा। गांधी जी की बातों को मान लिया गया। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में नोट करवा देता हूं आपको। चंपारण के किसान नील की खेती करते थे तथा उन पर तिनकटिया पद्धति लागू थी। गांधी जी को किसानों की समस्या, चंपारण के किसानों की समस्या राजकुमार शुक्ल ने बताई। राजकुमार शुक्ल ने तो ये चंपारण जो किसान आंदोलन था वो गांधी जी का भारत में पहला किसान आंदोलन था। अब बात आती है कि खेड़ा, ये खेड़ा किसान आंदोलन, गांधी जी का खेड़ा किसान आंदोलन गुजरात में हुआ था। ये 1918 में हुआ था। ये हुआ था 1918 में, जस्ट एक साल बाद में। ये भी जो है वो खेड़ा के किसानों का आंदोलन था। खेड़ा के जो किसान थे वो भी दुखी थे। गांधी जी ने ये आंदोलन किया था। तो खेड़ा किसान आंदोलन 1918, चंपारण किसान आंदोलन 1917। साबरमती जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गांधी जी का जो है वो साबरमती आश्रम था। साउथ अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने साबरमती को अपना आश्रम बनाया था। दांडी के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि गांधी जी जो है वो दांडी यात्रा करने गए थे, नमक यात्रा पर निकले थे, साबरमती से दांडी वो गए थे। तो चंपारण किसान आंदोलन भारत में किसानों का गांधी जी का भारत में पहला किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण किसान आंदोलन कब हुआ? 1917 में। तो ये भी मैं लिख देता हूं, यह आंदोलन
1917 में हुआ। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को कब किया? तो गांधी जी ने यह आंदोलन 1917 में किया। 1917 में यह आंदोलन हुआ था। कौन सा? चंपारण किसान आंदोलन। आगे चलते हैं, बात करते हैं 5वें प्रश्न की। किस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा? एक्चुअल में जो ये शब्द है वो कला नहीं है, काला कानून है। गलती से ये जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, काला कानून कहा। काला कानून किसे कहा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा। किसे भारत में काला कानून कहा जाता है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भारतीयों ने किस कानून को जो है वो काले कानून के रूप में नाम दिया है, यानी किस कानून को काला कानून कहा जाता है। फटाफट आप जवाब दीजिए कि भारत में भारतीयों ने किस कानून को काला कानून कहा है। तो काले कानून की बात करूं तो काला कानून कहा है रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट को जो है वो भारत में काला कानून कहा जाता है। अब बात ये आती है कि ये रोलेट एक्ट था क्या। देखिए 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को भारतीयों की जरूरत थी, तो अंग्रेज बहुत मीठे मीठे बन रहे थे, वो भारतीयों की बातों को भी मान रहे थे और भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर रहे थे, और लग रहा था कि भारत को विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, वो इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद उनका विरोध बढ़ता रहा। तो इस विरोध को दमन करने के लिए उन्होंने एक आयोग गठित किया। उस आयोग का अध्यक्ष बनाया सिडनी रोलेट। इस सिडनी रोलेट को काम सौंपा गया कि आप एक ऐसा कानून बनाइए जिससे जो है वो इस क्रांतिकारी आंदोलन को दबाया जा सके। इस सिडनी रोलेट ने एक जो है वो सिडनी रोलेट ने एक कानून बनाया, उस कानून की सिफारिश की और उसकी सिफारिशों के आधार पर एक कानून बना जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। अब इस रोलेट एक्ट से भारतीयों को क्या परेशानी थी? रोलेट एक्ट से भारतीयों को यह परेशानी थी कि इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना किसी एविडेंस के या बिना किसी सबूत के केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, और न केवल गिरफ्तार किया जा सकता था बल्कि उसे 2 वर्ष के लिए जेल में डाला जा सकता था। तो आप आराम से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे कानून को और क्या कहेंगे। ऐसे कानून को अगर काला कानून नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो रोलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून कहा और इस कानून का विरोध किया, भयंकर विरोध किया। तो मैं लिख देता हूं, ये नमक कानून भी कोई कम नहीं था, लेकिन भारत में काला कानून जिसे कहा जाता है वो रोलेट एक्ट को कहा जाता है। तो इसके बारे में लाइन लिख देता हूं 2-4। 1918 ईस्वी में भारत में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने हेतु सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसकी सिफारिशों के आधार पर
1919 में रोलेट एक्ट बना। रोलेट एक्ट बना। तो रोलेट एक्ट कब बना? 1919 में। इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था तथा से 2 वर्ष के लिए जेल भेजा जा सकता था। इस कारण भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। तो काला कानून कहना का अपने आप ही हो गया कि जब लोगों पर इतने अत्याचार किए जाएंगे बिना किसी कारण के, तो ऐसे कानून को निश्चित तौर से काला कानून ही कहा जाएगा। तो किस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा? तो रोलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून कहा था। डेफिनेशन मैंने आपको पूरी लिख दी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जलियांवाला बाग कहां स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जलियांवाला बाग जो है वो कहां स्थित है। जलियांवाला बाग से एक बहुत ही कुख्यात घटना जुड़ी हुई है। ये जो कुख्यात घटना हुई थी जलियांवाला बाग में, वो जलियांवाला बाग आखिर है कहां? 5 सेकंड का और टाइम देता हूं, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जलियांवाला बाग जो है वो कहां स्थित है। तो बात करें जलियांवाला बाग की, तो जलियांवाला जो बाग है वो निश्चित तौर से कहां स्थित है? आपको ध्यान आ गया होगा कि जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में। अमृतसर जो है वहां जलियांवाला बाग स्थित है। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। प्रश्न पूछा जा सकता है। अमृतसर बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। स्वर्ण मंदिर वहां है। भारत पाक विभाजन मेमोरियल वहां है। अमृतसर बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। अमृतसर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। उसके अलावा कहें तो भारत पाक विभाजन मेमोरियल संग्रहालय जो है वो भी अमृतसर में है। वाघा बॉर्डर जिसे अपन अटारी बॉर्डर या वाघा बॉर्डर है वो भी अमृतसर में है। तो अमृतसर में है। अब बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। क्या था? देखिए 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने पूरे देश में रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए हड़तालें आयोजित की थी, विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे। इन विरोध प्रदर्शनों के चलते पूरे भारत में जो है वो रोलेट एक्ट का विरोध प्रारंभ हो गया था। गांधी जी के कहने पर पूरे भारत में रोलेट एक्ट का विरोध प्रारंभ हो गया था। इसी का विरोध करते हुए पंजाब में जो है वो एक रैली निकाली गई, जिसमें पंजाब के 2 नेता थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हुआ था, जिस पर जो है वो पंजाब के या अमृतसर के पुलिस अधीक्षक जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी। जनरल ओ डायर ने कहा कि भाई ये जो है वो मार्शल लॉ लगा हुआ था शहर में और आपने ये मीटिंग की, जबकि गांवों में लोगों को पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ होता क्या है, उनको पता ही नहीं था। वो उनको वहां से आराम से जाने के लिए कहता तो भी शायद लोग चले जाते, लेकिन उस सनकी आदमी ने ऐसा नहीं किया। वो दिमागी रूप से पागल था, उसने गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग
मारे गए और बहुत सारे लोग जो है वो घायल हो गए। तो ऐसे जो है वो सनकी व्यक्ति ने ये कांड करवाया जिसे भारत के इतिहास में कुख्यात काला कांड कहा जा सकता है। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसकी जो तारीख है वो है 13 अप्रैल 1919। इस हत्याकांड के बाद एक कमेटी बनाई गई जिसका अध्यक्ष बनाया गया W हंटर को। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया जा रहा था। इस पर अमृतसर के पुलिस अधीक्षक जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। यह घटना इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाती है। तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड था। इस हत्याकांड की जांच हेतु मैंने आपको समिति बताई, वो भी लिख देता हूं। हत्याकांड की जांच हेतु W हंटर समिति बनाई गई। तो W हंटर समिति ने जो है वो इस घटना की जांच की और जांच क्या की, पूरी लिपापोती की, जिसमें जो है वो जनरल ओ डायर को बिल्कुल सही ठहराया गया था। तो प्रश्न था जलियांवाला बाग कहां स्थित है? अमृतसर में। आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि ये जो है वो किसने शुरू किया था। इसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम, मोहम्मद अली व जिन्ना। इसमें बीच में और है मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने किसने शुरू किया था? जल्दी से उत्तर दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, ये आंदोलन शुरू किया था दो भाइयों ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। बाद में इसकी कमान जो है वो महात्मा गांधी के हाथ में आ गई थी। अब पहली बात ये आती है कि खिलाफत आंदोलन था क्या। देखिए, अभी अपन ने प्रथम विश्व युद्ध देखा। प्रथम विश्व युद्ध में मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की था, वह दूरी राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था। अब तुर्की जो था वह प्रथम विश्व युद्ध में हार गया। उसका जो राजा था वो इस्लाम धर्म में खलीफा माना जाता था। अब ऐसी खबर फैल गई कि इंग्लैंड उन पर एक जो है वो संधि थोपना चाहता है। इस बात को लेकर इन दोनों भाइयों ने एक आंदोलन चलाया जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ठीक है,
ये खिलाफत आंदोलन चला है। ये दोनों एक भाई एक समाचार पत्र निकाला करते थे, कॉमरेड। ये इन दोनों भाइयों का समाचार पत्र था, अली बंधुओं का, जिन्हें शौकत अली मोहम्मद अली कहा जाता है। इन दोनों ने कॉमरेड समाचार पत्र के माध्यम से खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो ये तो खिलाफत आंदोलन था। अब बात ये आती है कि मैंने आपको बताया कि बाद में गांधी जी ने इसका नेतृत्व ले लिया था। तो गांधी जी ने मुसलमानों के आंदोलन में भाग क्यों लिया? गांधी जी ने इसलिए इस आंदोलन में भाग लिया ताकि जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको बनाए रखा जा सके, और जो है वो मुसलमान आगे आने वाले जो समय है उसमें उनका सहयोग करे। आगामी जितने भी हैं उनमें मुसलमान, जो आगामी आंदोलन जितने भी होंगे उनमें मुसलमान गांधी जी का या स्वतंत्र कराने में गांधी जी का सहयोग करे, इसके लिए गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। तो खिलाफत आंदोलन आप समझ गए होंगे कि खिलाफत आंदोलन क्या था। तो मैं थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट में इसको लिख देता हूं। तुर्की के शासक को इस्लाम धर्म में खलीफा माना जाता था, जो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के खिलाफ लड़ा था। भारत में यह खबर फैली कि इंग्लैंड पर संधि थोप रहा है। इस कारण कॉमरेड समाचार पत्र के माध्यम से अली बंधुओं यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। बाद में गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी ने क्यों भाग लिया? क्योंकि गांधी जी ने इस अवसर को हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम अवसर माना और उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में जो प्रथम श्रेणी की व्याख्याता भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें 2 नंबर जो पेपर लगा था जीके का, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की थी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। तो निश्चित तौर से आप इसको ध्यान रखिए कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसके अलावा हरिजन नामक समाचार पत्र लिखाना था। यंग इंडिया नामक इन्होंने किताब भी लिखी थी। एक समाचार पत्र भी था इनका, इनका समाचार पत्र था यंग इंडिया। इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी आत्मकथा है। तो गांधी जी ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, उनमें एक महत्वपूर्ण किताब थी हिंद स्वराज। इसके अलावा इन्होंने माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, मेरे सपनों का भारत, भी एक किताब गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। बहुत सारी किताबें लिखी थी, उनमें हिंद स्वराज भी एक पुस्तक थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई? यानी असहयोग आंदोलन को किस जो है वो सम्मेलन में स्वीकृति प्रदान की गई? स्वीकृति की बात करें तो 1920 ईस्वी में जो है वो एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। वो सम्मेलन जो है
वो कहाँ आयोजित हुआ था? ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए, फिर मैं बताता हूं आपको कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की थी। ये मैं लिख देता हूं, 1920 नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने इस असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की थी। तो असहयोग आंदोलन नागपुर में आयोजित हुआ था, नागपुर में आयोजित हुए दिसंबर 1920 के अधिवेशन में इसे पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने के उद्देश्य से ये जो है वो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये 1921 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, 1920 में इसे स्वीकृति मिल गई थी। तो नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकृति मिली थी। एक बेलगांव यहां नाम लिखा हुआ है, बेलगांव। ये बेलगांव में क्या हुआ था? बेलगांव महत्वपूर्ण है, आ गया तो बता देता हूं। ये बेलगांव जो है वो सम्मेलन 1924 में हुआ था। ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1924 में, और ये एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। एक नोट लगा के लिखा देता हूं, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन 1924 में आयोजित हुआ। यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। ये बेलगांव अधिवेशन है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नागपुर अधिवेशन है जो 1920 में आयोजित हुआ। 1920 नागपुर अधिवेशन इसका उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न, फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज ले जाए गए मजदूरों को क्या कहा जाता था? फटाफट बताइए कि फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज भारत से ले जाए गए उन मजदूरों को क्या कहा जाता था? कल ही बताया गया था, निश्चित तौर से आपको ध्यान होगा। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने जवाब दिया होगा, गिरमिटिया। उन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। एक्चुअल में होता क्या था, ये जो देशों के नाम लिखे हुए हैं, इन देशों में खनिज संपदा, जमीन बढ़िया थी, लेकिन काम करने वाले मजदूर कुशल मजदूर नहीं थे। इसलिए भारत से गिरमिट अनुबंध के तहत उनको ले जाया गया। इस अनुबंध को गिरमिट अनुबंध कहा गया, और इसी अनुबंध के तहत विदेशों में जाने वाले, इन देशों में जाने वाले जो मजदूर है उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो ये गिरमिटिया मजदूर, और इन गिरमिटिया मजदूरों ने वहां जाकर अपना बहुत सारा नाम कमाया। मैंने कल भी आपको बताया था, वी.एस. नॉयपॉल जो कि एक महान साहित्यकार है, उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, और वे जो हैं वो एक गिरमिटिया मजदूर फैमिली से आते हैं। उनके जो दादा या परदादा कोई भी जो है वो गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो है वो वेस्ट इंडीज के देशों में गए थे। तो गिरमिटिया मतलब जो है वे मजदूर जो गिरमिट अनुबंध के तहत इन देशों में गए थे, उन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। दूसरा एक शब्द लिखा हुआ है बेगार। बेगार का मतलब होता है बिना पैसे दिए हुए काम करवाना, बेगार कहलाता है। हाल ही में जो भारत में संविधान है उसमें बेगार को पूरी तरह जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार में स्पष्ट रूप से बेगार शब्द का प्रयोग किया गया है। किसी भी व्यक्ति से बेगार करवाई नहीं जा सकती। बेगार को अनुच्छेद 23 के तहत जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये जो है वो बढ़िया प्रश्न है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बेगार को प्रतिबंधित किया गया है? वो है अनुच्छेद 22। प्रश्न यहाँ गिरमिटिया वाला था, तो गिरमिटिया के बारे में आपको बता चुका हूं कि गिरमिटिया मजदूर वे मजदूर थे जिन्हें गिरमिट अनुबंध के तहत निम्न देशों में ले जाया जाता था। जो उपरोक्त देश है उनमें ले जाया जाता था। इन मजदूरों को जो है वो गिरमिट अनुबंध के कारण जाने के कारण इन
जो है वो मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा गया। तो इसका उत्तर गिरमिटिया होगा। बेगार वाला मैं आपको बता ही चुका हूं, बेगार के बारे में आपको बता देता हूं। बेगार का अर्थ है बिना पैसा ये काम करवाना। संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत बेगार प्रथा को अवैध घोषित किया गया है। अवैध घोषित किया गया है। ये है गिरमिटिया मजदूर और बेगार दोनों को बता दिया। ये इस प्रश्न का उत्तर गिरमिटिया है, बेगार का अर्थ आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बारदोली हिंट दे देता हूं, गुजरात में है। बारदोली हिंट दे देता हूं, गुजरात में है। दूसरा हिंट दे देता हूं, गुजरात के ही एक नेता ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आप देख लीजिए इसमें से गुजरात के कितने नेता हैं। दो मुझे दिखाई दे रहे हैं, 50-50 मैंने आपके लिए कर दिया है। दो ऑप्शन तो मैं आपके निकाल चुका हूं, फटाफट उत्तर दीजिए। मैं बता देता हूं आपको, उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में भू राजस्व की दरों को पुनर्निर्धारित करके लगान को बढ़ा दिया गया, जिसके विरोध में सरदार पटेल ने जो है वो आंदोलन किया, सफल रहा। 1928 में बारदोली किसान आंदोलन। सरदार पटेल को लोहा पुरुष भी कहा जाता है, लोहा पुरुष कहा जाता है। इन्हें सरदार ये थे नहीं, ये गुजरात के थे, इनकी उपाधि थी सरदार। इन्हें जो है वो गुजरात की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। भारत का एकीकरण करने के कारण इन्हें लोहा पुरुष कहा जाता है। ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। बहुत बड़े और शानदार व्यक्तित्व के धनी सरदार पटेल ने ही भारत का एकीकरण किया था। इसी कारण इन्हें भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया? ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया? अल्लूरी सीताराम राजू ये आंध्र प्रदेश के नेता थे, आदिवासियों के लीडर थे। इन्होंने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया? फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, अल्लूरी सीताराम राजू ने कुडेम, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये स्वयं को गांधी जी का जो है वो अनुयायी मानते थे। हालांकि गांधी जी के अहिंसा के विचार को ये ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। ये कहते थे बलपूर्वक छीनने से ही सत्ता मिलती है। ये हथियारों के प्रयोग पर भी बल दिया करते थे। इन्होंने खुद को एक देवता के रूप में अपने अनुयायियों के बीच स्थापित कर दिया था। इन्हें वे लोग देवता मानने लगे थे। इन्होंने गुडेम जो आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था आदिवासियों का, पर उन्हें 1924 ईस्वी में जो है इन्हें फांसी दे दी गई। 1924 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई। हाल ही में एक फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, RRR। इसमें जो है सीताराम राजू का ये रोल दिखाया गया है। लेकिन हालांकि उसको तो बहुत ज्यादा मॉडिफाई करके दिखाया गया है, लेकिन ये उन्हीं के रोल से प्रेरित है। ये इन्होंने गुडेम आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था? फटाफट जवाब दीजिए। किस घटना के कारण गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। यदि मैं असहयोग आंदोलन की बात करूं तो गांधी जी ने जिस घटना के कारण यह आंदोलन समाप्त किया था वो थी चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अब क्या था, गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया था उस समय गांधी जी ने कहा था हिंसा नहीं करनी है, कोई भी भारतीय हिंसा नहीं करेगा। अब क्या होता है कि चोरी चोरा गोरखपुर में एक स्थान है, गोरखपुर में इस स्थान पर 5 फरवरी 1922 को, डेट जरूर याद रखना, 5 फरवरी 1922 को एक शांतिपूर्ण जुलूस जनता द्वारा निकाला जा रहा था, जिस पर पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज कर दिया। गुस्साई भीड़ ने जो है वो पुलिस पर दोबारा आक्रमण कर दिया। पुलिस वाले जाकर थाने में छिप गए तो गांव वालों ने आक्रोश में आकर थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इस घटना को भारतीय इतिहास में चोरी चोरा कांड कहा जाता है। और इस घटना की सूचना मिलते ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर गांधी जी ने मीटिंग आयोजित की बारदोली में, और वहीं 12 फरवरी 1922 को उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो देखो, गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस वालों ने शांति पूर्वक जुलूस निकाल रही जनता पर लाठीचार्ज कर दिया, जिस कारण आक्रोश में आकर भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। बाईस पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। यह घटना 5 फरवरी 1922 की है तथा 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने समाप्त कर दिया। तो ये था चोरी चोरा हत्याकांड। चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। और अगला 5 फरवरी 1922 को तो यह हत्याकांड हुआ, और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस हत्याकांड के कारण आंदोलन को ही समाप्त कर दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। स्वराज पार्टी या स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया? स्वराज दल या स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया?
जल्दी से जवाब दीजिए। मैं बता देता हूं आपको, ये जो है वो आंसर होगा इसका मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने जो है वो कौन सी पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन किया मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। अब बात आती है ये स्वराज पार्टी बनाई क्यों गई? देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था हम हर चीज का विरोध करेंगे, सरकारी काम का विरोध करेंगे, सरकारी नौकरी का विरोध करेंगे, सरकारी कॉलेजों स्कूलों का बहिष्कार करेंगे, सरकारी कामों में कोई योगदान नहीं लेंगे, सरकारी चुनावों में भी भाग नहीं लेंगे। यानी सरकार जो काम करेगी उनका हम विरोध करेंगे, हम उनमें भाग लेंगे ही नहीं। तो स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि भाई गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में कहा था कि हम चुनावों में भाग नहीं लेंगे। अब क्या हुआ कि 12 फरवरी 1922 को भी अपन ने पढ़ा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। अब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया 12 फरवरी 1922 को। अब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिन्हें सी आर दास लिखा है, इनका पूरा नाम चित्तरंजन दास है, इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस अब तो भाग ले ले, अब तो असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, अब हमें इन आंदोलनों में भाग ले लेना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि भाई गांधी जी ने ना की थी, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। इन्होंने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ये नाराज हो गए और उन्होंने 1923 ईस्वी में अलग पार्टी बना ली। 1923 ईस्वी में इन्होंने स्वराज दल का गठन कर लिया। कथे जानो थारो काम जानो, मैं तो यही न्यारा होया। अब इस बात से गांधी जी के दिमाग में एक बत्ती जली। गांधी जी ने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस का विभाजन हो चुका है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 1907 में 2 दलों में बंट चुकी थी, गरम दल और नरम दल। बाद में उन्हें 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बहुत दोहरे तरीके से, बहुत कठिन तरीके से वापस मिलाया गया। गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का एक बार पुनः विभाजन हो, और गांधी जी ने क्या किया कि यह मान लिया, गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, गांधी जी को झंडा ऊंचो रह जा और इनकी बात भी मान ली जाए, यानी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास की बात को भी मान लिया जाए। गांधी जी के गेलो काढ़ो। गांधी जी ने कहा कि भाई कांग्रेस चुनाव में भाग नहीं लेगी, लेकिन कांग्रेस की ओर से स्वराज पार्टी चुनाव में भाग ले सकती है। इस प्रकार कांग्रेस, गांधी जी ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए कांग्रेस को एक विभाजन से बचा लिया। ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, और उसमें एक कथन यह था कि 1923 में स्वराज दल बनने से कांग्रेस का विभाजन हो गया। विभाजन हुआ नहीं था, गांधी जी ने उस विभाजन को बचा लिया था। गांधी जी ने बीच का रास्ता निकालते हुए कह दिया था कि भाई स्वराज पार्टी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ेगी। स्वराज पार्टी का प्रश्न 10वीं क्लास में भी आया था कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? मोतीलाल नेहरू, या इन्हें एम.एल. नेहरू भी कह सकते हैं, सी आर दास, इन्हें चित्तरंजन दास भी कहा जाता है। इन्होंने जो है वो स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो ये कहानी थी स्वराज पार्टी की। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया? फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? आज के वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, 15 प्रश्न। मैंने आपको कहा था इस पार्ट से अपन 30 प्रश्न करवाएंगे, 15 हो चुके हैं, 15 अगले वीडियो में करवाएंगे। तो ये इसका लास्ट प्रश्न है। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, साइमन कमीशन का जो है वो भारत कब आया? देखिए, साइमन कमीशन मैं बता देता हूं आपको, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। अब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन का भारत आते ही विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। नारे क्यों लगे, कारण बता देता हूं। 1919 का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया। उस 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक नियम था कि 10 साल बाद अधिनियम का जांच करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। अब अंग्रेजों ने 1919 का अधिनियम किस पर बनाया? भारतीयों पर। ठीक है, उस पर
आयोग बनाए, तो आयोग जो है वो जांच करे, तो जांच करने में फीडबैक कौन देगा? भारतीय देंगे, कानून हम पर बनाया है, हम देंगे फीडबैक। अंग्रेजों ने क्या किया, एक कमीशन बना दिया जिसमें सर जॉन साइमन को अध्यक्ष बना दिया और 7-8 और गोरा धोड़ा बेड़ा करके बिक्स आगे लगा दिया। कहने का मतलब सारे के सारे गोरे ही गोरे बेड़े कर दिए और बेड़ा करके मन भारत भेज दिया। यानी ये सर्वश्वेत कमीशन था। जब भारत पहुंचा तो भारत में इसका भयंकर विरोध हुआ, हालांकि विरोध का कुछ बनता नहीं, विरोध तो हुआ, लेकिन साइमन कमीशन ने अपना पूरा काम किया। प्रश्न यह पूछा जाता है कि साइमन कमीशन क्या था और साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन था ये कि 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया साइमन की अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। यह 1928 में भारत आया, जो अपना प्रश्न है। और बाद में भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इस कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। थोड़ा सा लिख देता हूं। इस कमीशन का गठन 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच करने हेतु बनाया गया। दूसरा, भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। एक भी भारतीय नहीं था। तो आज की इस वीडियो में अपन ने 15 क्वेश्चन पर चर्चा की। अगली नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन 15 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।